संधि के दूसरे भेद, संधि का 3 भेद होता है। स्वर संधि के बाद हम दूसरे भेद, हम व्यंजन संधि में आज हम आते हैं। स्वर संधि के हम 5 भेदों को पढ़ चुके हैं, तो अब हम व्यंजन संधि में आते हैं। तो व्यंजन संधि के संबंध में हम पहले ही जान लिए थे कि किसी भी व्यंजन वर्ण के संपर्क में अगर स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यंजन के किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होता है। तो व्यंजन वर्ण के संपर्क में अगर कोई स्वर वर्ण आता है या फिर व्यंजन वर्ण आता है तो जो पहला वाला व्यंजन वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम इसे बारी बारी से देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को, परिवर्तन अर्थात विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो जो पहला वाला व्यंजन है वहाँ पर हम उसमें परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, जब हम स्वर के साथ व्यंजन का हम मेल देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं जो व्यंजन है वहाँ परिवर्तन होता है, व्यंजन का परिवर्तन होता है। और जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है उस समय भी हम देखते हैं कि पहला वाला जो व्यंजन है वहाँ पर हम परिवर्तन होते हुए, अर्थात उस व्यंजन का दूसरे किसी वर्ण में परिवर्तन होते हुए या विकार उत्पन्न होते हुए हम देखते हैं। तो व्यंजन संधि हम कितने प्रकार की होते हैं हम ये देख लेते हैं। व्यंजन संधि, इस दृष्टि से व्यंजन संधि 3 प्रकार की होते हैं। कहने का तात्पर्य है व्यंजन संधि का अर्थ है कि व्यंजन के संपर्क में स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकते हैं। व्यंजन के संपर्क में स्वर भी आ सकते हैं, व्यंजन के संपर्क में व्यंजन भी आ सकते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के 3 प्रकार होते हैं। क, व्यंजन का स्वर से मेल, पहला प्रकार हुआ। ख, स्वर का व्यंजन से मेल, और ग, व्यंजन का व्यंजन से मेल, तीसरा 3 प्रकार हुए। जैसे हम पहला वाला का देख ले, व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक जोड़ इश। वागिश जो शब्द है वो वाक और इस के मिलने से बना है। वाक में हम देखते हैं कि क व्यंजन है, ठीक है, वो बड़ी ई अर्थात स्वर से इसका मेल होता है, ई स्वर से इसका मेल होता है। ई स्वर से मेल होते ही ये क व्यंजन जो है ये गौ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यहाँ पे गौ विकार उत्पन्न होता है, और इसी के कारण नया शब्द बागिश बना। गौ विकार अर्थात गौ संधि के कारण ही नया शब्द बागिश बनता है। तो ये जो पहला वाला उदाहरण है ये व्यंजन से स्वर के मेल का उदाहरण है। ये व्यंजन संधि है जहाँ व्यंजन और स्वर का मेल होता है, तो व्यंजन क जो है वो गौ में परिवर्तित अर्थात गौ विकार उत्पन्न होता है, गौ संधि के कारण नया शब्द बागिश बना। दूसरा वाला है स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे कि पड़ी जोड़ नाम। परिणाम, परिणाम को बनाने के लिए या परिणाम शब्द पड़ी और नाम के मिलने से बनते हैं। पड़ी का अंत वाला जो वर्ण है वो बड़ी ई है, आधा रौ और बड़ी ई। तो इस बड़ी ई के साथ जब न का मेल होता है, बड़ी ई के साथ, माने बड़ी ई स्वर है, इस स्वर के साथ जब न का मेल होता है तो ई में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये न व्यंजन अन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अना विकार उत्पन्न होता है। और इसी अना विकार बनी संधि, अना संधि के न अना में परिवर्तित हो गया, न अना विकार उत्पन्न हुआ, तो अना संधि के कारण ही नया शब्द परिणाम बना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वर और व्यंजन का मेल था, और यहाँ पर संधि हुआ व्यंजन संधि, क्योंकि स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे कि उच्चारण। इस शब्द को बनाने में उत और चारण 2 शब्दों का मेल होता है। उत और चारण, उत, इस उत में से त है अंत वाला व्यंजन, च है पहला व्यंजन, इस चारण का च, तो त और च के मेल से त व्यंजन जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 2 च आ गए। ठीक है, ये त का च से मेल होने पर ये त च में परिवर्तित हो जाता है। त जो है च में परिवर्तित हो जाता है, च का च में, त का च में परिवर्तन होने से च विकार उत्पन्न होता है, और इसी च संधि के कारण नया शब्द उच्चारण बनता है। ये जो तीसरा वाला उदाहरण है ये व्यंजन का व्यंजन से मेल का उदाहरण है।
ये 3 तरह से व्यंजन संधि बनते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल होकर, स्वर का व्यंजन से मेल होकर और व्यंजन का व्यंजन से मेल होकर। किंतु व्यंजन संधि में फिर भी कुछ नियम और बाकी रह जाते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम जैसे कि मैं आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक पहला नियम बताऊं। क च ट त प, क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। ये जो हम लोग जो व्यंजन पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तो क वर्ण का पहला क वर्ग का पहला वर्ण क होता है, च वर्ग का पहला वर्ण च होता है, ट वर्ग का पहला वर्ण ट होता है, त थ ब भ म, त वर्ग का पहला वर्ण त होता है, प फ, तो ऐसे ही प। तो ये सारी जो वर्ण हैं, इनके बाद अगर कोई स्वर आता है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये कुछ नियम हैं। तो उन पांचों के बाद क च त, मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर आए या फिर ग घ ज झ ड ढ द ध व भ या फिर य व वह में से कोई भी व्यंजन आए उन पांचों के बाद, तो क जो है वो ग में बदल जाएगा, च जो है वो हो ज में बदल जाएगा, ट ड में, त द में और प व में बदल जाता है। मतलब इन सारे वर्णों के स्थान पर ये आ जाते हैं। मतलब जैसे हमने अभी पहले वाले उदाहरण में देखा, व्यंजन के स्थान पर दूसरा व्यंजन का आना। तो कोई व्यंजन, ये सारे में से अगर कोई भी व्यंजन आता है तो क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। हमें देखना पड़ेगा। और यही कारण है कि दिक जोड़ अंबर का मेल जब होता है तो ये जो क है ये ग में परिवर्तित हो जाता है। क का हमने बोला ग बनना। हम उदाहरण देखेंगे, क अगर ग बनता है तो क्या बनता है, क का ग बनना। जैसे दिक जोड़ अंबर में दिक जो अंत वाला वर्ण है, दिक का क, ये अ से मिलता है तो ये क ग में परिवर्तित हो जाता है, ग विकार उत्पन्न होता है। ग विकार के कारण नया शब्द दिगंबर बनता है। च का ज में बनना, अच जोड़ अंत, जब च और अ का मिलन होता है, कोई भी स्वर या फिर वो व्यंजन, तो ये च अ स्वर है, इसके मेल से च ज बन जाता है, च का ज में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नया शब्द अजंत बनता है। ट का ड में बनना मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, बहुत अच्छा से आप उसको रेडी कर पाएंगे। ट का ड में बनना, षट जोड़ दर्शन, आप देख सकते हैं कि ट का ड बनना, ठीक है, ट का ड बनना हमारे, और प के बाद भी अगर म आता है तो प म में बदल जाता। यही कारण है कि अम्मय नया शब्द बना। तो ऐसे कुछ इस तरह से व्यंजन संधि के हम देख रहे हैं। आपको मैं लिस्ट दे देती हूँ। आपको इतने सारे अगर मैं बताते जाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लिस्ट देख ले। इन्हें आप ठीक से अपनी कॉपी में उतार के रखें। इसे आप ज़रूर से कॉपी में करके रखें, इसे आप तैयार करें। बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण हैं। व्याकरण के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब के ही उदाहरण हो, ये कुछ खास नियम हैं जो मैं दे रही हूँ, इन्हें आप अपने पास इन्हें कॉपी में उतार के रखें। सातवां, 8, 9, 10, ये 11, कुछ नियम हैं, 12, 13, 14 और 15, ये कुछ व्यंजन संधि के नियम हैं।
इसी में आपका व्यंजन संधि विचरण करता है। इतना आप कर ले तो काफ़ी है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ संधि थोड़ा बड़ा पाठ होता है। संधि आप एक बार अगर निकाल लें तो आपका बहुत बड़ा, मतलब मैं बताऊं कि आप बहुत बड़े बीड़ा पार कर लेते हैं व्याकरण का। ठीक है, इसलिए इसको एकदम शुरू में मैं रखी हूँ ताकि आप साल भर इसे आपको पढ़ना है, आप साल भर इसे रिवीजन कीजिएगा तो बार बार पुनरावृत्ति से आप एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा संधि। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे हैं। इन सारे संधियों को आप कॉपी में लिखते चलिए, यहाँ पे नियम दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं आपकी परेशानी को या आपकी कठिनाई को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। ये रहा आपका पूरा संधि। मुझे नहीं लगता है कि ये पा लेने के बाद आपको और कोई मुश्किल होगा संधि में। इसे आप समझिए, इसको आप कीजिए, अपने पास रखिए और इसे आप पूरा तैयार करते जाइए। तो ये स्वर संधि और ये व्यंजन संधि इतना हुआ। अगले वीडियो में मैं विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आज इतना ही बच्चे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।